नमस्कार साथियों, बेहद खुशी आप सब लोगों से मिलने की। और जिन विद्यार्थियों से आज बातचीत करने के लिए आया हूं, तो वही विद्यार्थी, स्कूली विद्यार्थी जो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं। निश्चित तौर पे प्रतिभाशाली तो वो हैं ही सही, क्योंकि उन्होंने एक अपना लक्ष्य बना लिया है। उनसे बात करने के लिए आया हूँ, उन विद्यार्थियों से जिन्होंने ये निश्चित कर लिया है कि वो प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। तो वही विद्यार्थी जो आगे चलकर राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी कर हमारी प्रशासनिक सेवाओं से देश की सेवा करना चाहते हैं, या रक्षा अकादमी की परीक्षा देकर फिर देश की रक्षा में जुट जाना चाहते हैं, उन सब के लिए आज बेहतरीन चीज़, जबरदस्त चीज़, शानदार चीज़, जिसे कहते हैं ना उत्साह भर देने वाली, कमाल कर देने वाली चीज़ लेके आया हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ कि जितनी भी उपलब्धियाँ लोगों को मिली है ना, वो बिना अवरोधों के मिलती नहीं है। जब तक अवरोध नहीं होंगे, जब तक चुनौतियाँ नहीं होंगी, तब तक जो है वो आपकी उपलब्धियों को कोई गिनती ही नहीं करेगा, उपलब्धियाँ मानेगा ही नहीं। तो चलिए तैयार हो जाइए, आज हम बात करने जा रहे हैं लोकतांत्रिक राजनीति की बात करना चाहते हैं हम सब लोग। और उस लोकतांत्रिक राजनीति में हम बात करेंगे कि पोलैंड में लोकतंत्र की और प्रजातंत्र की स्थापना किस तरीके से हुई थी। और फिर आज आपको बताऊंगा कि हाँ, ये जो आपके पास में सामाजिक विज्ञान है, इसको पढ़ने का वास्तविक तरीका क्या है, ये कितना मज़ेदार है। आप लोगों से कहेंगे कि ये रटने का विषय है ही नहीं, रटा इसे जाता ही नहीं है, इसे तो समझा जाता है और इसको पढ़ते वक्त आनंद लिया जाता है, परमानंद लिया जाता है, पराकाष्ठा होती है आनंद की। चलिए, जैसे ही मैंने आपके सामने पोलैंड बोला, तो पोलैंड निश्चित बात है आप सब लोगों ने इसका नाम सुना है। ये मध्य यूरोप का एक देश है, और ये वो देश है जिसका नाम सुनते ही हमें हिटलर की याद आती है, हमें नाजी जर्मनी की याद आती है कि किस तरीके से पोलैंड को लेकर ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। 1939 से 1945 तक की जितना भी विध्वंस हुआ, उनका मुख्य कारण पोलैंड था। तो अब यदि मैं आपको लेके चलूं कि हाँ, पोलैंड की स्थिति क्या है, तो मध्य यूरोप का ये देश है, और मैं इसको इस तरीके से लेके यहाँ बनाता हूँ एक तरीके से, और अब इसको यहाँ डॉटेड कर देता हूँ। तो ये पूरा का पूरा देश, यहाँ पोलैंड ले लीजिए। जो नीले रंग से मैं आपके सामने चीज़ बना रहा हूँ, ये जर्मनी का हिस्सा है। यहाँ देखेंगे तो चेक और स्लोवाकिया मिल जाएंगे। इधर आपको यूएसएसआर जिसे पहले कहा जाता था, यहाँ वो सारे के सारे देश आपको जो सोवियत रूस से संबंधित थे वो सब मिल जाएंगे। और ये जो मध्य आपके पास यूरोप का देश है जिसका नाम पोलैंड है, हम आज उसकी बात करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर यूरोपीय संघ का ये एक बड़ा देश है। और यहाँ देखेंगे तो ये बाल्टिक आपके पास में सी है। यहाँ देखेंगे तो ये पूरा का पूरा एक आपको खाड़ी नज़र आती है। खाड़ी शब्द बहुत आपके और मेरे लिए महत्वपूर्ण है। हमारे लिए बंगाल की खाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है, गुजरात के पास हमारे लिए खंबात की खाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। जो ये खाड़ी आपको यहाँ नज़र आती है पूरी की पूरी, ये बाल्टिक समुद्र की खाड़ी है। और इस स्थान पर आप देखेंगे तो एक बहुत महत्वपूर्ण तटीय आपका शहर है जिसे गडांस्क कहा जाता है। महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि तट पर विद्यमान है, और इसे ये जो खाड़ी दिखती है ना, कई बार इसे गडांस्क की खाड़ी भी कहा जाता है। तो पहले ये समझ लीजिए कि मैं 1980 की बात करने के लिए तैयार हूँ। 1980 में मैं इस गडांस्क शहर की बात करने के लिए तैयार हूँ। चूंकि ये आपके पास में एक तटीय शहर है, तो यहाँ आना जाना किसका होगा? जहाज़ों का होगा। यहाँ पूरा जलीय यातायात है, और जलीय यातायात से बड़े बड़े कंटेनर जिनमें टनों वजनी सामान होता है, उनको उतारने के लिए निश्चित तौर पर क्रेनों की आवश्यकता होगी। तो 1980 में एक दुर्घटना घटती है। एक महिला क्रेन चालक है, इसको निष्कासित कर दिया जाता है। और जब इसे निष्कासित किया जाता है तो ये निश्चित तौर पर किसी भी तरह से इसे कोई जिसे कहते हैं ना कि नियमानुसार नहीं कह सकते, ये नियमहीन था। अब जब किसी का नियमहीन आप निष्कासन कर दोगे तो निश्चित बात है नाराजगी है। तो इस महिला क्रेन चालक के साथ इस गडांस्क शहर में जितने भी कार्यकर्ता थे, कार्य करने वाले लोग थे, वो सब के सब नाराज हुए। तो उन्होंने क्या कर दी? उन्होंने हड़ताल कर दी। अब यहाँ आप पहले पता कीजिएगा कि 1980 में है क्या आपके पास में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पोलैंड में पॉलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी, लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा आप इसका। पॉलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी
ये कम्युनिस्ट पार्टी है और इस कम्युनिस्ट पार्टी को मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पूरा का पूरा जो आपका सोवियत संघ है, ये सोवियत संघ का इस कम्युनिस्ट पार्टी को पूरा का पूरा जिसे क्या कहते हैं सहायता है, इसी के बलबूते पर ये कार्य कर रही है। और यहाँ सिर्फ वर्कर्स नाम मात्र का है, ये बिल्कुल नाम मात्र का है, वर्कर्स का यहाँ कार्यकर्ताओं का यहाँ ध्यान नहीं है। ये एक तरीके से तानाशाही है। क्यों? क्योंकि जो पोलैंड की आम जनता है वो तो आपके किसी भी राजनेता का चुनाव यहाँ कर नहीं पा रही है, राजनीतिक पार्टी का राजनेता इनके द्वारा चुना नहीं गया है। तो ये जो पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी है, जो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार में कई सारे काम करती, भ्रष्टाचार से संबंधित कोई नियम नहीं है, कानून नहीं है, इन सब से परेशान होकर जो ये हड़ताल की जाती है, इस हड़ताल में अब ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्तित्व है बहुत बड़े, अभी आपको महसूस नहीं होगा, थोड़ी देर बाद महसूस होगा। तो 1976 में ये एक व्यक्ति हैं लेक वालेसा, और ये एक साधारण इलेक्ट्रीशियन है। आप जानते हैं कि तार जोड़ने का काम, तार हटाने का काम, बिजली चालू करने का काम ये लेक वालेसा साहब करते हैं। 1976 में इनको भी निष्कासित कर दिया गया था और वो निष्कासन भी नियम विरुद्ध था। तो ये 1976 में जब इन पर जाती हुई, तो अब इन्हें लगा कि ये मेरी जाति कहीं और भी जारी है, तो ये जो 1980 की हड़ताल है ये इसमें आ जाते हैं। और लेक वालेसा के आने के कारण इस पूरी की पूरी हड़ताल में सभी लोगों में एक ऊर्जा का संचार होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है। क्यों? क्योंकि लेक वालेसा जो हैं, इनकी सत्य के लिए और असत्य के विरुद्ध लड़ने की जो क्षमता है ना, वो बहुत जबरदस्त है। ये क्षमताशील आदमी है। ये क्या कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं होता। आपने कई बार देखा होगा, मैंने कई बार सुना है कि कई सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत छोटी नौकरी कर रहे होते हैं और पता लगा 3 साल बाद पता लगता है कि वही व्यक्ति जो एक कांस्टेबल था अब तैयारी करके एक आईपीएस ऑफिसर बन गया। कई बार देखा होगा आपने। मैं तो निरंतर पढ़ता ही रहता हूं और इस तरह की जब भी कोई उद्देश्यपूर्ण चीज़ें मुझे नजर आती हैं, आप सब लोगों के लिए लेकर भी आता हूं उन सब चीज़ों को। तो व्यक्तित्व बड़ा है, ये काम हो सकता है उस समय किसी और तरह का कर रहे हो, लेकिन इनके आने से इन सारे के सारे कर्मचारियों में एक जबरदस्त ऊर्जा का संचार होता है और ये हड़ताल सफलता की ओर बढ़ने लगती है। और होता क्या है कि इस हड़ताल से डरकर ये जो आपके पास पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी है, ये पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी क्या करती है, लेक वालेसा के साथ में 21 सूत्री एक समझौता करती है। कितना सूत्री है? 21 सूत्री। अब पहले समझिए होता क्या था कि जब भी कहीं कर्मचारी हैं तो वो क्या कर सकते हैं, एक यूनियन बना सकते हैं कानून सम्मत, कानूनी रूप से। लेकिन यहां पोलैंड में ट्रेड यूनियन का बनाना कानून सम्मत नहीं था, आधिकारिक नहीं था। ठीक है, अब आधिकारिक नहीं था तो यूनियन बना नहीं सकते, यूनियन बना नहीं सकते तो अपने उद्देश्यों को रखोगे कैसे, अपनी मांगों को रखोगे कैसे? संभावना नहीं ना, एक व्यक्ति की बात थोड़ी मानता है। आप सब जानते हैं ना कि यहां जो शक्ति है वो तो किसमें, संघ में है आपके पास में। तो लेक वालेसा ने सबसे पहले इन 21 सूत्री मांगों में एक मांग की कि हमें स्वतंत्र ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार दिया जाए। क्या बोला मैंने? स्वतंत्र ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार दिया जाए, और वो अधिकार दे दिया गया। और उस दौरान एक इतिहास लिखा गया। ये पहली स्वतंत्र ट्रेड यूनियन इस समय बनी, और ये पहली स्वतंत्र ट्रेड यूनियन जो बनी वो कब बनी आपके पास में? 1980 में बनी। दोस्तों, साथियों, मित्रों, पहला प्रश्न बता रहा हूँ, प्रश्न आएगा कि पोलैंड में पहली स्वतंत्र ट्रेड यूनियन की स्थापना कब की गई थी? तो आपको रटना नहीं, मैंने मना किया। आप तो पता कीजिए कब क्या हुआ। 1976 में एक इलेक्ट्रीशियन निष्कासित किया गया, फिर वो 1980 की जो हड़ताल थी उससे आके जुड़ा, उसने 21 सूत्री मांगे रखी, उन 21 सूत्री मांगों पर सहमति आई, समझौता हुआ, और फिर आपने कहा कि 1980 में सॉलिडरिटी नाम की एक स्वतंत्र ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई। यहां तक समझ आ गया सबको? बताइए यार, आप बता दें। नहीं, हाँ आ गए, चेहरों से नजर आने लग गया। ठीक है, हिंदी माध्यम वाले जो बच्चे हैं ना, वो बिल्कुल चेहरे पर जिसे कहते हैं भाव शून्य हो जाते हैं वो। पर मुझे पता है कि तुम्हारे चेहरे पे भाव कैसे लाने, अपने आप को निश्चित तौर पर आगे लाना पड़ता है विद्यार्थियों, वरना तो होता क्या है कि कोई आपको समझ ही नहीं पाता। यदि आपका चेहरा पढ़कर मैं समझ रहा हूं कि आपको मेरी बात स्पष्ट तौर पर समझ नहीं आ रही है, तो मैं सुधारूंगा ना अपने आप को एक शिक्षक होने के नाते।
और मुझे सुधार करके आपको समझाना पड़ेगा कि अच्छा वो तरीका ठीक नहीं था यार, अब मैं कोई अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ। हाँ, ये मुस्कान मुझे ऊर्जा देती है, शाबाश, बहुत अच्छा। तो अब समझौता हो चुका है, सॉलिडरिटी नाम की एक स्वतंत्र ट्रेड यूनियन बन गई। ये घटना कब की है? 1980 की है। अब ये जो ट्रेड यूनियन बनी, तो आप कमाल सुनेंगे, इस पर भी प्रश्न आता है। बहुत ही जल्दी इसके 1 करोड़ सदस्य बन गए। कितने सदस्य बन गए? 1 करोड़। ये देश जो है आपका पोलैंड बहुत बड़ा नहीं है। अरे भाई, जनसंख्या के नाम पे या तो आपके और मेरे देश भारत का नाम आता है या चीन का नाम आता है। यहाँ तो जनसंख्या कम ही है, पर ये सदस्य संख्या निश्चित तौर पर बहुत बड़ी थी। और जब इन 1 करोड़ सक्रिय सदस्यों ने काम करना शुरू किया, तो ये जो पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी थी, इनके भ्रष्टाचार के काम सामने आने लगे। ठीक है, नियम विरुद्ध ये क्या कर रहे हैं, भाई भतीजावाद कैसे चल रहा है, कैसे अपने देश को ही खोखला करके ये समाप्त करने पर तुले हुए, वो सब चीज़ें सामने आने लगी। तो ये डर गए, और जब भी कोई डरता है ना, तब कैसे कृत्य होते हैं। तो पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी ने मात्र 1 साल में ही फिर से 1981 में क्या कर दिया? मार्शल लॉ लगा दिया। अब मार्शल लॉ लगते ही सब कुछ खत्म, अब थोड़ी कुछ बचा, अधिकार ही खत्म, मानवाधिकार खत्म। समझ गए आप मेरी बात? ये मार्शल लॉ चलता रहा, लेकिन ये जितने भी लोग थे, ये चिंगारी अंदर सुलग रही थी, सुलगती है। स्वतंत्रता आपका और मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये मानव का अधिकार है। तो विद्यार्थियों ध्यान से सुनिएगा, 1988 में फिर से दोबारा फिर बड़ी हड़ताल होती है। और अब चूंकि ये 8 साल के दबे कुचले लोग थे, जिन्हें ये पता था कि जब तक हम हमारे अधिकारों के लिए लड़ेंगे नहीं, तब तक कुछ हो नहीं सकता, लड़ना ही पड़ेगा अधिकारों के लिए। तो ये हड़ताल जबरदस्त हुई, और इतनी जबरदस्त हड़ताल थी कि पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी को अप्रैल 1989 में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की घोषणा करनी पड़ी। ये 7 साल का संघर्ष था, छोटा मोटा नहीं, लेकिन इस 7 साल के संघर्ष में कितने? 1 करोड़ सक्रिय सदस्य थे। यदि मैं वर्ष के रूप में कहूं तो हर वर्ष 1 करोड़, तो 7 साल में 7 करोड़ सदस्य इसके लिए लड़े। तो आप क्या कह सकते हैं कि पुनः हड़ताल हुई, अप्रैल 1979 में फिर से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो हैं उनकी घोषणा कर दी गई। और ये जो सॉलिडरिटी पार्टी थी, इसने इस स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में, आपको कमाल महसूस होगा, 100 में से कितनी? 99 सीटें जीत ली। और जब 100 में से 99 सीटें जीत ली, अब कमाल की चीज़ आने वाली है। इन सब पर जो जिसे कहा जाता है ना कि इस पूरे के पूरे हड़ताली क्रम में, इस पूरे के पूरे उद्देश्यपूर्ण कार्यक्रम में, जहां से लीडरशिप मिल रही थी, जहां से आपको दिशा मिल रही थी, जो व्यक्ति आपको दिशा दे रहा था, वो था कौन? वो लेक वालेसा साहब थे। और जब 1990 में चुनाव के बाद में राष्ट्रपति चुना गया, तब आपको ताज्जुब होगा वो राष्ट्रपति कौन थे? वो राष्ट्रपति लेक वालेसा थे। और अब आप कहेंगे कि ये जो आपके पास में पूरी की पूरी सूचना है, ये इतना उत्साह भर देती है लोगों में कि एक व्यक्ति कहाँ से कहाँ तक, ये प्रश्न है, अब बहुत आसानी से कर देंगे। एक व्यक्ति जो इलेक्ट्रीशियन था, कब था? 1976 में तो निष्कासित कर दिया गया था। ये आपके पास एक ट्रेड यूनियन लीडर बन के उभरता है। 1980 में ये काम होता है आपके पास में। 1981 से 1988 तक तो ये लड़ता रहता है, किसके खिलाफ? मार्शल लॉ के खिलाफ। 1989 में ये घोषणा करता है कि अब जो है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होंगे। और 1990 अक्टूबर में ये स्वयं पोलैंड देश का राष्ट्रपति बनकर उभरता है। तो ये कौन थे आपके पास में? ये लेक वालेसा साहब थे। और पोलैंड जो है ना, वो यूरोप का देश है, ये एशिया का देश नहीं है, ये यूरोप का देश है। फिर भी ये व्यक्ति इस जगह तक पहुंचा है। और ये हमें पूरी की पूरी ये जानकारी है, ये बताती है कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती किसी भी हाल में। तो आप मेहनत करते रहिए। अब चूंकि ये तो मैंने आपको पाठ पढ़ाया, और पाठ के साथ में आपके दिमाग में ये चीज़ बिल्कुल सभी के, जिसे कहते हैं, स्पष्ट होनी चाहिए कि हमें प्रश्न करने पड़ेंगे। यदि हमने प्रश्न नहीं किए तो हमारे चयन की संभावना, चाहे आप राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा की बात करें, चाहे आप राज्य लोक सेवा आयोग की बात कर लीजिए, चाहे आप संघ लोक सेवा आयोग की बात कर लीजिए, सब में प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, और वो प्रश्न आपको एक निश्चित समय सीमा में
हमें हल करने होते हैं। तो मैं आपको प्रश्न बनाना और प्रश्न हल करना दोनों बहुत जल्दी से सिखा देता हूं और मुझे पता है आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर करीब करीब 2 प्रश्न या 3 प्रश्न कराने की कोशिश करता हूं और सबसे पहले यहाँ से शुरू कीजिएगा। तो मैं आपको पहला प्रश्न देता हूं, मुझे मालूम है आप बहुत जल्दी मुझे उत्तर दे देंगे। तो ये आपके पास उदाहरण संख्या 1 है। उदाहरण संख्या 1, 1980 में पोलैंड के किस शहर से हड़ताल प्रारंभ की गई। चलिए, हाँ, अरे बहुत सारी आवाज़ें आ गई। मुझे पता है हिंदी माध्यम के जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ऊर्जाशील होते हैं, एक बार सिर्फ इन्हें चलाना पड़ता है फिर तो इतना तेज दौड़ते हैं। तो चलिए, उत्तर में तो आपने बहुत सारी आवाज़ें हैं। हाँ, शाबाश, मैं सभी को शाबाशी देता हूँ। जिनकी आवाज़ नहीं आ रही आगे से वो भी कोशिश करें। अरे भाई वापस चलो, अब सिर्फ इसका उत्तर नहीं ढूंढना है, मैं आपको वही चीज़ सिखाने आया हूँ कि आपको इस प्रश्न से आने वाले प्रश्नों के जिसे कहते हैं उनके बारे में भी पता करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा किसकी, पोलैंड की। और पोलैंड का कौन सा शहर है? तो याद कीजिए कि महिला क्रेन चालक, उसको निष्कासित किया गया नियम विरुद्ध, वहां से ये सब चीज शुरू हुआ। वो महिला क्रेन चालक, तो क्रेन कहाँ पे? वो जो आपके पास शहर है वो तो आपका गडांस्क है। और कौन सा शहर है? तो आप यहाँ पहले कह देंगे भाई ये जो शहर है वो तो गडांस्क है, लेकिन अब इस गडांस्क के बारे में भी पढ़िए क्योंकि आने वाला प्रश्न इसके बारे में हो सकता है। तो ये कौन सा शहर है? ये तटीय शहर है। और ये तटीय शहर है तो कौन सी खाड़ी में विद्यमान है? तो मैंने दूसरा प्रश्न बना दिया आपके यहाँ। उदाहरण संख्या 2, पोलैंड का गडांस्क शहर कौन सी खाड़ी में विद्यमान है? कौन सी खाड़ी में विद्यमान है? ये लीजिए। तो आपको मैंने उत्तर बताया था उस समय भी और फिर बता रहा हूँ। आपको पता है कि यहाँ पर आपके पास में जो जलीय वहाँ पर आपके पास पूरी की पूरी वृत्ति है वो किसकी है? तो आप कहेंगे बाल्टिक है। और यहाँ जो खाड़ी है वो कौन सी है? बाल्टिक खाड़ी है। इसे 2 नाम दिए गए आप, और ये इनमें किसी भी तरह से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है आपको। इसका नाम आप बाल्टिक खाड़ी लिख देंगे तब भी ठीक है, और गडांस्क की खाड़ी लिख देंगे तब भी ठीक है। आपके मन में एक विचलन आया होगा, सर दोनों ही यदि दे दिए, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, दोनों एक ही चीज़ है ना, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। तो ये प्रश्न भी आपने कर लिया, बहुत बढ़िया। चलिए, अरे वाह, इतनी ऊर्जा से मैं पहली बार सामाजिक पढ़ते हुए देख रहा हूँ लोगों को। चलिए उदाहरण संख्या 3 पर आइए। ये उदाहरण संख्या 3 मैंने आपको इसलिए लिखा है कि आप रिवीजन कर लें, पूरा का पूरा आज ही यहाँ ही पढ़ के चले जाएं। कक्षा में मैं आपको बता सकता हूँ, मैं स्वयं की बात कर रहा हूँ जानबूझ के आपसे, कि कक्षा को पढ़ते समय ध्यान बोर्ड पर रखिए। मैंने घर पे पढ़ाई की है लेकिन बहुत कम की, लेकिन कक्षा में पढ़ाई बहुत अच्छी की। और मेरी शैक्षणिक सफलता का जो राज है ना, वो कक्षा में बहुत अच्छी पढ़ाई की है। तो मैं कुछ वर्ष लिख रहा हूँ यहाँ पे, उन वर्षों में क्या क्या घटनाएं हुई। पहली बात 1980, ठीक है। फिर लिख रहा हूँ 1981, ठीक है। फिर लिख रहा हूँ आपके सामने 1988, फिर आपके सामने लिख रहा हूँ 1989, और फिर आपके सामने लिखता हूँ 1990। ये लिखा। अभी प्रश्न सुनिएगा आप और जल्दी से, हाँ बिल्कुल चीते की फुर्ती से मेरे पास उत्तर आए। तो आपको मैंने छोटा सा प्रश्न किया, मार्शल लॉ कब लगाया गया था? मार्शल लॉ कब लगाया गया था? मार्शल लॉ कब लगाया गया था? अरे वाह, कितनी सारी आवाज़ें हैं। आपको पता है कि 1980 में तो स्ट्राइक हुई, फिर उस स्ट्राइक के बाद में जो कुछ भी हुआ सब हो गया। और फिर आपको पता है कि जब 1 करोड़ आपके सक्रिय सदस्यों ने किसकी, पॉलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी की भ्रष्टाचारी नीतियों का, भाई भतीजावाद का विरोध किया, तो इन्होंने घबराकर मात्र 1 ही वर्ष में क्या लगा दिया था? मार्शल लॉ लगा दिया था। तो उत्तर क्या आएगा? 1981। पर अभी मत छोड़िए क्योंकि सफलता लेनी है। यहाँ आप कहेंगे पहली बार हड़ताल, यहाँ कहेंगे मार्शल लॉ, यहाँ क्या कहेंगे? दूसरी बार बहुत बड़ी हड़ताल।
दूसरी बात यहाँ क्या कहेंगे आप, यहाँ पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की घोषणा, और यहाँ पर तो लेक वेलेसा जी जो हैं वो निश्चित तौर पर राष्ट्रपति बनी गए थे। चलिए, आप लोगों की ऊर्जा देख के मुझ में भी ऊर्जा आने लगती है। फिर से नई चीज़ों के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।